नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जब पूरा देश नोट के लिए लाइन में खड़ा हो, घंटों लाइन में लगने के बाद नंबर आ रहा हो, तो देश के प्रधानमंत्री की मां का बैंक के काउंटर पर जाकर उन्हीं करोड़ों भारतीयों की तरह नोट बदलवाने की तस्वीरें देश को बहुत हौसला देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 97 साल की मां हीराबा ने आज बैंक जाकर अपने 4,500 रुपए के नोट बदलवाए। आज की ये तस्वीर लाइन में खड़े करोड़ों लोगों के थक गए पैरों को ताकत देने वाली है। अगर लाइन में खड़े भारत के मन का विश्वास कहीं कमजोर हो रहा है, अगर लाइन में खड़े भारत के पांव कहीं डगमगा रहे हैं, तो आज की ये तस्वीर 125 करोड़ भारतीयों के पैरों को ताकत देने वाली है। देश के प्रधानमंत्री की मां 97 साल की उम्र, फिर भी एक सामान्य नागरिक की तरह बैंक में जाना और अपने पुराने नोटों को बदलवाना। इस तस्वीर के मायने उस देश के लिए बहुत बड़े हैं जो इस वक्त लाइन में लगते लगते थक सा गया है। व्हीलचेयर के सहारे चलने वाली 97 साल की हीराबा आज गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अपने 500 के 9 पुराने नोट लेकर उन्हें बदलवाने गई। घर वाले साथ थे। नोट बदलवाने का फॉर्म भरा गया, फॉर्म पर अंगूठा लगाया और फिर कैशियर से इन 500 के 9 नोट के बदले नए नोट लिए। बैंक से 4500 रुपए के पुराने नोट बदलवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने 2000 रुपए का नया नोट सबको दिखाया। वो खुश दिख रही थी। हमने बैंक के मैनेजर से हीराबा को लेकर बात की। उन्होंने कितने पैसे एक्सचेंज करवाए और आप लोगों ने क्या पैसे दिए? उन्होंने 4,500 रुपये एक्सचेंज करवाए। उसमें 2000 की नोट और 10 की नोट और 100 की नोट हमने एक्सचेंज में दी। बतौर प्रूफ दिया, उन्होंने खुद फॉर्म दिया और आईडी प्रूफ के ऊपर उन्होंने थंब इम्प्रेशन किया। ये बताइए, कहीं पे लगता था कि उनके जो व्यवहार से वो प्रधानमंत्री की माँ है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लेडी जो हमारे यहाँ पे भी आते रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल थे और हमें भी ताज्जुब हुआ। हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि हमने उनको भी सेवा दी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का बैंक जाना और नोट बदलवाना राजनीति से अछूता नहीं रहा। विपक्ष ने यहां भी खिंचाई का मौका नहीं छोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी ने राजनीति के लिए मां को लाइन में लगाकर ठीक नहीं किया। कभी लाइन में लगना हो तो मैं खुद लाइन में लगूंगा, मां को लाइन में नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस भी हीराबा को लेकर पीएम मोदी की खिंचाई करने में नहीं चूकी। नहीं, वो काहे को गई? अगर मां का अकाउंट नहीं था वो काहे को गई? हाँ, अब ऐसा नहीं कि ऐसा है ना, देखो ऐसा कभी भी होता है, मां कभी कभी डर जाती है कि बेटा अकेला ना कहीं हो जाए। वैसे ये पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री की मां सामान्य नागरिक की तरह दिखी। वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में बड़ी सादगी से रहती हैं। पिछली बार वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गांधीनगर के सरकारी अस्पताल में ऑटो रिक्शा से गई थी। तो वो तो बीमार भी हुई तो तभी भी सरकारी हॉस्पिटल में गई और पैसे उनको आवश्यकता है तो इसलिए गई हैं, तो कॉमन मैन की तरह। और हम लोग विश्वास करते हैं कि जो सामान्य जन 125 करोड़ जनता है तो उसमें हम भी जनता में ही हैं, हम जनता से अलग तो नहीं है। आज हीराबा की तस्वीरों को राजनीति तो खारिज कर सकती है, लेकिन इन तस्वीरों में छुपे प्रतीक से उन देशवासियों को बड़ा संदेश है जो एक एक पैसे के लिए पिछले 7 दिन से एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री की बुजुर्ग मां अपने नोट बदलवाने बैंक गई। खबरदार में अब हम उन बुजुर्गों के बारे में भी आपको बताते हैं जो पिछले 7 दिनों से बैंकों और एटीएम के बाहर परेशान हैं। लाइन को कम करने के लिए सरकार ने आज भी कुछ फैसले लिए हैं। लाइनों में खड़े बुजुर्ग भारत का विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। लाइन में खड़े भारत में
उस बुजुर्ग भारत की परेशानी सबसे बड़ी है, जिसके लिए घंटों लाइन में खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे तो बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग लाइन के निर्देश हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं देखा जा रहा है। पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतार लगी है और उसी कतार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी सीनियर सिटीजन हैं। आप हालत देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बैंक की लाइन में लगे हैं। घर में राशन है नहीं, मोहल्ले के दुकानदार पैसे देते नहीं, कोई सौदा उधार। क्या उम्र है आपकी? 72 साल। कुछ मत पूछो, कैसे चल रहा है अल्लाह जानता है। बड़ी परेशानी हो रही है, गरीब आदमी है, बुढ़ापा है, परेशानी है। अब ये बदल जाएंगे, लिए दवा तक को तरस रहे थे, दवा भी नहीं दे रहे। कौन दे 2000 का, कौन खुला नोट? घर और जेब में पैसे नहीं बचे हैं, कैश निकालना जरूरी है और कैश के लिए लाइन में लगना उससे भी ज्यादा जरूरी। बैंकों में नोट बदलवाने, जमा करने से लेकर एटीएम से कैश निकालने तक हर तरफ बुजुर्गों का दर्द है। ये मेरे हाथ में इनका आई कार्ड है, इनका नाम है नियाजान और 75 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इसी बैंक में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यहां पर अपने कुछ खुले रुपए निकलवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये आपके साथ हैं? हाँ। कितने दिन हो गए रुपए नहीं निकलवा पाए? हमारे नहीं रुपए निकले नहीं है। हाँ, नहीं निकले हैं। और सुबह कितने बजे से बैठी हैं? 5 बजे से बैठी हैं। 5 बजे से बैठी? हाँ, 5 बजे से बैठी हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि परिवार वाले जल्दी नंबर आने के चक्कर में बड़े बुजुर्गों को बैंक भेज रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए लाइन कम लंबी होती है। यहाँ तक कि बहुएं अपनी बुजुर्ग सास को पैसा जमा कराने बैंक भेज रही हैं। यहाँ पे आपकी बहू का है। बहू क्यों नहीं आई? वह खाना बना रहा है, आपको भेज दिया उन्होंने। तो मैं फालतू अपने घर में खड़ी हो जाऊंगी लाइन में। बुजुर्गों के लिए इस बड़ी तकलीफ के बावजूद कई जगह बुजुर्गों का हौसला सलाम करने वाला है। चांदनी चौक में 80 साल के एक बुजुर्ग आसानी से चल नहीं पा रहे थे, इतना कष्ट करके कैश निकलवाया, लेकिन सरकार के फैसले की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे को कोई मुश्किल नहीं हुई है, मेरे को आराम से अंदर जाने दिया, आराम से मेरे को बैठाया और मेरे जो पैसे जो है 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे को मिल गए। परेशानी इसी बात की है कि एटीएम में कैश खत्म हो जाता है, लेकिन लाइन नहीं खत्म होती। बैंक बंद हो जाते हैं, लेकिन लाइन नहीं खत्म होती। लोगों को बार बार बैंक में आने और लाइन बढ़ाने से रोकने के लिए चुनावों वाली स्याही का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। जिस तरीके से आप वोट देने जाते हैं, स्याही लगा दी जाती है, अब दोबारा वोट नहीं दे सकते। अब वही पैटर्न जो है नोट बदलवाने के लिए होगा। सही काम हो रहा सर। ये एक आदमी एक बार कैश निकाल सकता है अपने अंगूठे निशान देके, और हर किसी को कैश मिलेगा। हर किसी को ये डुप्लीकेट जो चल रहे हैं आजकल, जो आईडी डुप्लीकेट लेके आ रहा है उसको 4-4 बार एक दिन में 4-4 बार निकाल रहा है। मिलेगी इससे? आपको लगता है कि लाइन कम होगी? नहीं, लाइन भी कम होगी और सहूलियत भी बहुत अच्छी मिलेगी। अब इसमें एक बात और डरेगा भी आदमी कि दोबारा लाइन में खड़ा नहीं होगा, जिसके वो ले गया वो ले गया। नोट बदलवाने और अपनी जमा रकम को ठिकाने लगाने के हर जुगाड़ भी हो रहे हैं। सरकार को जन धन खाता धारकों के अकाउंट में हो रही जमा रकम की शिकायतें आई, जिस पर सरकार ने कहा कि जन धन खातों पर उसकी नजर है, जिसमें तय सीमा से ज्यादा रकम की जांच हो सकती है। इसके अलावा देश के लिए जिला सहकारी बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट बदलवाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि रिजर्व बैंक को इन सहकारी बैंकों में हेरा फेरी के जरिए नोट बदलवाने की शिकायतें मिली थी। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष ने कल से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है। आज विपक्ष के 13 दलों ने एक साथ मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक भी हुई, लेकिन सरकार कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। बड़े जो भी प्लेयर्स हैं उनको नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल छोड़ रखा है। अगर आप लाइन में जाके देखेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लाइन में गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? देश के लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन देश के नेता राजनीति में पड़े हैं। यहाँ नोट कम है, नेतागिरी ज्यादा है। कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष तैयार है सरकार पर हल्ला बोलने के लिए। जो भी मुद्दे राष्ट्र हित में हैं, उन मुद्दों को हम
लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे और उन पे चर्चा करें। कल हम लोग का अपॉइंटमेंट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का साथ में, सो हम लोग जाएंगे और जनता का बात हम करेंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी का खिलाफ और आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसे तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसे हैरास कर रहा है, हम इन लोगों को खिलाफ में है। हमने यही तय किया है आज कि कोई भी एक्शन, कोई भी कदम उठाना है तो सब लोग कलेक्टिवली उठाएंगे। वो एक राय होकर के देश के अंदर मासेज में जाना है, पार्लियामेंट के भीतर जाना है या राष्ट्रपति जी के पास जाना है, कदम जो है वो एकता का होगा। संसद सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, लेकिन इससे पहले विपक्ष के 13 दलों ने अपनी एक मीटिंग की। इस मीटिंग में टीएमसी और उसकी विरोधी सीपीएम शामिल हुई। समाजवादी पार्टी और उसकी विरोधी बीएसपी भी एक साथ है। इसके अलावा कांग्रेस, जेडीयू और डीएमके के नेता इसमें शामिल हुए। ममता बनर्जी ने नोटबंदी के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि पहले दिन ही राष्ट्रपति से मिलने की जल्दी नहीं है। ममता बनर्जी ने तय किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति भवन तक मार्च जरूर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के नेता भी ममता बनर्जी के साथ होंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नोटबंदी के फैसले पर राजनीतिक तोप चला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की आज विशेष बैठक बुलाई गई। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में ये प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है? ये किस किस्म की दोस्ती है? कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है। इस राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बातों बातों में काले धन का समर्थन करते भी दिख गए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। नोटबंदी पर विपक्ष कल से संसद में सरकार की घेरेबंदी का प्लान बना चुका है, लेकिन सरकार भी टस से मस नहीं है। भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है, उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए, सबको समर्थन देना चाहिए, ये भी अपील उन्होंने किया। नोटबंदी पर सरकार नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। विपक्ष संसद में ये जताने की तैयारी कर रहा है कि सरकार जनता को परेशान कर रही है, तो सरकार नोटबंदी के फैसले के विरोधियों को ब्लैक मनी का समर्थक बताने की तैयारी में जुटी है। आज तक ब्यूरो ने 500 और 1000 के नोट बंद करके देश को मैसेज दिया है कि देश के अच्छे दिन लाने के लिए भ्रष्टाचारियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। रद्दी बन चुके अपने काले धन पर आंसू बहा रहे भ्रष्टाचारियों को अब मोदी सरकार के अगले कदम का डर सता रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि अगली बार बेनामी संपत्ति पर वार होगा। यानी अब अपनी काली कमाई से बेनामी संपत्तियों का ढेर लगाने वालों की खैर नहीं है। वैसे जिनके पास काला धन है वो बेनामी संपत्ति के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन हमारे देश में ईमानदार लोगों की संख्या बेईमान लोगों से कई गुना ज्यादा है। इसलिए आज हम देश के ईमानदार लोगों के मन में उठ रहे बेनामी संपत्ति और बेनामी संपत्ति से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि बेनामी संपत्ति क्या होती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेनामी संपत्ति वो होती है जो असली मालिक के नाम नहीं होती। आसान शब्दों में समझाएं तो बेनामी संपत्ति के लेन देन में प्रॉपर्टी की कीमत कोई और चुकाता है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर रजिस्टर होती है। इस तरह से जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है वो बेनामदार होता है, और जो व्यक्ति उस संपत्ति की कीमत चुकाता है वो उसका असली मालिक होता है। बेनामी संपत्ति का लेन देन काले धन को छिपाने का एक बहुत ही कॉमन और लोकप्रिय तरीका होता है, क्योंकि अक्सर बेईमान लोग भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए पैसे से अपने परिवार के सदस्यों के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जबकि कानून यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा रकम से पत्नी या बच्चे के नाम प्रॉपर्टी खरीदता है तो यह बेनामी संपत्ति होती है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन, भाई या किसी अन्य रिश्तेदार के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदता है और उस रकम का हिसाब नहीं दे पाता तो यह भी बेनामी संपत्ति। इसका मतलब यह है कि कानून के मुताबिक अगर आपने अपनी आय से ज्यादा रकम से अपने माता पिता के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो भी बेनामी संपत्ति होती। अक्सर लोग अपने काले धन को छिपाने के लिए अपने ड्राइवर, कर्मचारी या जान पहचान वालों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ये भी बेनामी संपत्ति के दायरे में आता है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बेनामी संपत्ति वो होती है जिसे भ्रष्ट लोग अपने काले धन से खरीदते हैं लेकिन दूसरों के नाम पर। यह कानून को धोखा देने का तरीका है। देश में बेनामी संपत्ति से जुड़ा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि उनका अगला वार बेनामी संपत्ति पर होगा। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार के हाथ बेनामी संपत्ति वालों के गिरबां तक कैसे पहुंचेंगे? इस सवाल का जवाब, सरल और स्पष्ट जवाब, हमारी ये रिपोर्ट देगी। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। बेनामी संपत्ति वाले इसे धमकी ना समझे। पीएम मोदी सावधान कर रहे हैं कि काले धन से बेनामी संपत्ति बनाने वालों के किले अब ध्वस्त होने वाले हैं। बेनामी संपत्ति पर हमला बोलने के लिए कानून के ब्रह्मास्त्र को धार भी दी जा चुकी है। 1988 में पहली बार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का पास किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि बेनामी संपत्ति खरीदता है या बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको रोकने के लिए किया गया था। अभी जो रिसेंट किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो भी रिसेंट गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट किया है और एक्ट के अंदर कई तब्दीलियां की हैं। 2016 का वो अमेंडमेंट है, उसमें ये किया गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि एक तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बेनामी लेन देन कानून 1988 में संशोधन करने वाले बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को संसद से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही यह कानून बन जाएगा और जब ऐसा होगा तो बेनामी संपत्ति वालों की बैंड बज जाएगी। बेनामी लेन देन कानून 1988 में दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि नए बिल में दोषी को 7 साल तक की कठोर सजा होगी। मौजूदा कानून में बेनामी संपत्ति रखने वाले दोषी को संपत्ति की मार्केट वैल्यू की 10% रकम जुर्माने के तौर पर देनी होती है। नए बिल से जुर्माने की रकम को 25% कर दिया गया है। मौजूदा कानून में प्रॉपर्टी लेन देन में जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है, जबकि नए बिल में ऐसा करने पर कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। जिसमें यह कहा गया है, अगर कोई किसी फिक्टिशियस नेम यानी कि किसी ऐसे नाम पे रखा हुआ है प्रॉपर्टी से कुछ भी जो बंदा है ही नहीं, वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अगर जिसके नाम पे है वो एक्नॉलेज करने से मना कर देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है या उसका ओनर ट्रेसेबल नहीं है, तो वो भी बेनामी कराएगी। अगर वो बंदा जिसने पैसे दिए हैं, जिस व्यक्ति ने, वो नहीं मिल रहा है और उसकी सोर्सेज नहीं मिल रही हैं कि इनकम कहाँ से जनरेट हुई है, दैट विल बी टर्म्ड एज बेनामी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें सज़ा का प्राविधान था वो बढ़ा दिया गया है। पहले सज़ा 3 साल या जुर्माना या दोनों थी, अब वो सज़ा बढ़ा के 7 साल कर दी गई है, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ये तो हुई बात कानूनी हथौड़े की। अब आपको बताते हैं कि बेनामी संपत्ति पर यह हथौड़ा कैसे चलाएगी मोदी सरकार। जानकारों के मुताबिक जिस तरह सरकार ने काले धन को डिक्लेयर करने की स्कीम चलाई थी, उसी तरह बेनामी प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की जा सकती है।
इस स्कीम में अपनी बेनामी संपत्ति का खुलासा करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो लोग बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा। सरकार कानून में जो संशोधन करने वाली है वो ऐसे लोगों के लिए तो फायदेमंद है जो अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार को बता देंगे। उनको सजा नहीं मिलेगी, वो जुर्माना देकर बच जाएंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बेनामी संपत्ति हाथ से जाएगी, साथ ही सजा भी मिलेगी। हर व्यक्ति की स्क्रूटनी, हर डील की स्क्रूटनी की जाएगी, और अगर उसमें ये पाया जाता है कि जो खरीदार है वो उसकी क्षमता नहीं है, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न के आधार पे देखा जाएगा। अगर मेरी क्षमता 10,000 रुपए की चीज खरीदने की है और मैं 5 करोड़ रुपए की चीज ले रहा हूं, तो निश्चित तौर पे एक संदेह का प्रश्न उठेगा, और उस प्रश्न को उसको नोटिस दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT की तरफ से, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से नोटिस दिया जाएगा कि आपके पास ये कहां से आया, इस आय का स्रोत दिखाइए। और अगर वो स्रोत दिखा पाता है तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसा जाएगा। यदि वो स्रोत नहीं दिखा पाता है तो निश्चित तौर पर वो पकड़ा जाएगा। जानकार मानते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन बिल जब कानून बन जाएगा तो रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखने में मदद मिलेगी। नए बिल में एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कानून के तहत जब्त की गई बेनामी संपत्तियों के रिकॉर्ड रखेगा। नोटिस देकर 90 दिन में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी नए बिल में रखा गया है। नए बिल के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार विशेष अदालतें भी बनवाएगी। नई एडजुडिकेटिंग बॉडी बनाई गई है, जिसमें जो अफसर होंगे वो 4 तरह के होंगे। इनिशिएशन ऑफिसर 90 दिन तक जब उसको पता लगता है कोई प्रॉपर्टी अगर बेनामी है तो नोटिस देके 90 दिन तक प्रॉपर्टी अपने पे जब्त कर सकता है और उस पर पूरी इंक्वायरी कर सकता है। जब उसको ये लगे कि अगर प्रॉपर्टी बेनामी है तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी पे उसको पास करवा कर एडजुडिंग अथॉरिटी पे भेज सकता है। एडजुडिंग अथॉरिटी सारे एविडेंस और सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद उस पर अपना जजमेंट पास करेगी। पुराने नोट बंद करके काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएम मोदी बेनामी संपत्तियों पर अटैक करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए बिल के कानून बनने पर बेनामी संपत्ति खरीदना इतिहास की बात हो जाएगी। हर ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करते हुए, जैसे कि कई और भी कदम लिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे कि पैन नंबर का मैंडेटरी करना, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर वो 50 लाख से ऊपर है तो TDS का काटना। इस तरह के कई छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि ये हमको एक निर्णय पे ले जाएंगे कि किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हर ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता लाई जाएगी। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचारियों के अच्छे दिनों का अब अंत नजदीक आता जा रहा है और जनता को ईमानदारी का इनाम मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाधन रखने वालों के खिलाफ एक के बाद एक कड़ा कदम उठा रहे हैं। पहले उन्होंने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करके कालाधन रखने वालों की नींद और चैन उड़ा दिए। अब दूसरा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के जरिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वालों के खिलाफ जल्द ही कानून लागू करके उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाधन रखने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार और आदित्य के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट 2 के तहत मोदी सरकार बेनामी संपत्ति पर हथौड़ा चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वैसे अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जमीन और मकान ही बेनामी संपत्ति के दायरे में आते हैं, तो आपको बता दें कि अज्ञात आय से खरीदी गई किसी भी तरह की चल और अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन और सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड से लेकर बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर शेयर बॉन्ड बेनामी संपत्ति के दायरे में आते हैं। संसद से पास हो चुके बेनामी ट्रांजैक्शन बिल को जल्द ही लागू करने की तैयारी हो चुकी है। यह उस बेनामी ट्रांजैक्शन अधिनियम में संशोधन करने वाला बिल है जिसे पहली बार 1988 में पारित किया गया था। तब इस कानून में पहली बार यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। अगर बेनामी संपत्ति वालों के साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो कानून की मदद नहीं ले सकेंगे। बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी विवाद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मौजूदा कानून में बेनामी संपत्ति को कब्जे में लेने का प्रावधान मौजूद है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित बेटी के नाम से बेनामी संपत्ति खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी को तब तक जब्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत में ये सबूत न दिए जाएं कि प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी गई है। लेकिन अब जल्द ही बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में नए बदलाव होने वाले हैं, जिससे बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ ये कानून और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर मोदी सरकार बेनामी संपत्ति वालों पर कानूनी हथौड़ा चलाएगी। मतलब साफ है, अब काले धन वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्ट लोगों के लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन ईमानदार लोगों के लिए ये अच्छे दिनों की एक और दस्तक है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद नए नोट पाने की जद्दोजहद में लगे लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक रोजाना नए कदम उठा रही। आज सरकार ने घोषणा की है कि देश भर में 2 लाख माइक्रो एटीएम लोगों की सेवा में जल्द हाजिर होंगे। सरकार ने बैंकों को ग्रामीण इलाकों में 1,10,000 माइक्रो एटीएम और शहरी इलाकों में 90,000 माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब जल्द ही एटीएम आपके घर चलकर आएगा। लेकिन अगर आपको माइक्रो एटीएम के बारे में नहीं पता और आप नहीं जानते कि माइक्रो एटीएम कैसे काम करता है, तो हम आपको बताते हैं। माइक्रो एटीएम हैंडहेल्ड डिवाइस होती है जिनमें जीपीआरएस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मॉल और पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीनें होती हैं। माइक्रो एटीएम में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है, जिससे बैंक ग्राहक की पहचान सुनिश्चित होती है। इसमें कस्टमर को एटीएम मशीन की तरह अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। जब कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो माइक्रो एटीएम इसे कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देता है और बैंक अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद बैंक कर्मचारी आपको पैसे की पेमेंट कर देता है। वैसे आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में कई बैंक अपने ग्राहकों को माइक्रो एटीएम की सर्विस देते हैं। माइक्रो एटीएम से हर हफ्ते 70,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। माइक्रो एटीएम के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने कई वीडियो विज्ञापन भी जारी किए हैं। हम आपको एक ऐसा ही सरकारी विज्ञापन दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि माइक्रो एटीएम काम कैसे करता है। हमारे गाँव से बैंक और एटीएम बहुत ही दूर है। एटीएम तक रोज रोज पैसे निकालने जाना थोड़ा मुश्किल है। रोजाना खर्च के लिए जब आप हाट जाती हैं तभी अपने लिए पैसे निकाल के रख लीजिए और फिर धीरे धीरे खर्च कीजिए। और कभी जान मुश्किल में आ जाए तो मेरे ही जैसा बैंक मित्र आपके गांव के करीब किसी सुनिश्चित जगह पर आ जाएगा, आप उसे मिल सकते हैं। उसके पास एक ऐसा छोटा सा एटीएम होगा, इसे माइक्रो एटीएम कहते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको जो रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है उसको इस तरह डालना है और अपना अंगूठा यहां इस तरह से लगाना है। यहां आपको रुपए डेबिट कार्ड के साथ जो 4 अंकों का पिन दिया गया है उसको यहां पर दबाना है। जितनी राशि आपको निकालनी है उतने पैसे आप निकाल सकते हैं। पर किसी और ने अंगूठा लगा दिया तो? सबके अंगूठे का निशान अलग होता है और आपके अंगूठे का निशान आपकी पहचान है। ऐसे कोई भी धोखे से आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। बैंक मित्र आपको आपकी निकाली हुई राशि के साथ साथ आपको रसीद भी देगा और आपकी पासबुक में लिख भी देगा। अरे ये छोटा सा मशीन तो बड़ा ही काम का है। धन्यवाद बैंक मित्र जी। माइक्रो एटीएम के जरिए बैंक आपके घर पहुंच जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है और ऐसा होना जल्द शुरू होगा। जब ऐसा होगा, अच्छा ही होगा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।